स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल जो कि अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि CSIR UGC नेट में इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। और ये मान के चलिए कि पेडिग्री एनालिसिस जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा वन और दी अदर फॉर्म। वैसे आप आई बटन में वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको 12 ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट बताई है जो आपको डेफिनेटली, जिससे हर साल ऑन एन एवरेज 8 to 9 टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं दे आर बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम्स, सो यू कैन एटलीस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ दोज 12 टॉपिक्स एंड रिवाइज देम थॉरोली, क्योंकि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। हम सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर रहते हैं दे ऑल ग्रो एंड दे ऑल रिप्रोड्यूस। दे रिप्रोड्यूस आइदर बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमंस जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेरेंट्स एंड दे आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट, बट इफ वी सी इन केस ऑफ asexual reproduction the offspring produced they are exact copy of parent. So जहाँ पे भी हम बात करेंगे कि this offspring they are not exact copy of parent, then we say that this kind of reproduction is sexual reproduction, and very important word will be meiosis. अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट्स, यानी जो आपकी नई जनरेशन है वो पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर नहीं होती है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। एंड दिस इज नॉट द केस for humans. This might be case of asexual reproduction. So जब अभी हमने बात की कि भाई जो नई जनरेशन आई है वो रिजेंबल करेगी पेरेंट्स से, सिबलिंग से, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए the eyes of mother and the son they are similar, and hair of the daughter and the mother are similar, and hair of father and son are similar, but nothing much in common, they are quite different. So ये जो dissimilar characters inherit किए जाते हैं into the new generation of the same species from parents, तो ये जो अलग characters होते हैं इनको हम कहते हैं variation. So after sexual reproduction and meiosis, the next important word is variation. ये जो inheritance हुआ है, चाहे वो डिसिमिलर कैरेक्टर्स हों या सिमिलर कैरेक्टर्स हों, फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इज हेरिटेड. सो नेक्स्ट विल बी हेरिटेड. सो इन चारों वर्ड्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वी कम टू ए वेरी यंग ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, एंड दैट इज जेनेटिक्स. So study of heredity and variation of inherited characters, that is known as genetics. And the ultimate working unit of genetics is genes. So now here you can see that this is a organism, human body, which is actually made up of trillions of cells, है ना. हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, trillions of cells are there. तो ये जो trillions of cells हैं इन सब का स्ट्रक्चर जो है more or less they all have common structure. They have cell membrane, they have nucleus, they have endoplasmic reticulum, mitochondria, and most of the things are common. And the most important part in this particular cell is this nucleus. So nucleus जैसे कि it is the brain of the cell. So now nucleus controls all our activities. Right, controls all activities in the body.
Now we can say that आप मान सकते हो कि suppose this is cell 1, this is cell 2, this is cell 3. अब आपने ये सेल मान लो लिया है आपकी आई से, this you have taken from kidney and this you have taken from lungs. ये तीनों सेल का अपना एक अलग फंक्शन है, एक अपना अलग एक्सप्रेशन है, अपना अलग काम है, लेकिन तीनों सेल के पास न्यूक्लियस है. देयर आर एक्सेप्शन जहां न्यूक्लियस नहीं होते. तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर जैसे कि हम जानते हैं वी हैव आवर जेनेटिक मटेरियल. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि व्हाट इज दैट पार्ट, व्हाट इज दैट name of the part of nucleus in which genetic material is present. ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि कहाँ प्रेजेंट है. तो अब अगर आप जेनेटिक मटेरियल को इनलार्ज करते हो, हमारे पास यहाँ क्रोमोसोम है, और ये याद रखिए कि सेल 1 हो, सेल 2 हो, सेल 3 हो, चाहे आपके आई से लिया हो, चाहे लंग से या किडनी से, सभी के सभी सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. और हर क्रोमोसोम यानी 46 जब हम कहते हैं तो इट मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. तो अब ये जो क्रोमोसोम है ये एक्चुअली है क्या? अगर हम इसको खोल देते हैं तो वी गेट दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. And what is this thread-like structure? This thread-like structure is DNA, right? And this DNA in one cell, 2 meter in length, that much DNA is present. अब ये DNA है क्या? This DNA is the blueprint of life. चाहे क्रोमोसोम 1 हो, 2 हो, 3 हो, all these chromosomes they carry different kinds of information. अब ये सब कैसे पता चला था? It was all being done under the project known as Human Genome Project. 1991 में USA में इसे स्टार्ट किया गया था and it was a very high budget project under the guidance of National Institute of Health and Department of Energy, United States Department of Energy. इसको टारगेट था 2005 तक अचीव करना, बट 2003 तक ये हो गया था. अब यहाँ आप एक रेडियोग्राम देख रहे हैं कि हमारे जो पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम्स हैं. अब आप यहाँ पे तो एक एक सिंगल देख रहे हैं ना, दे आर, दिस इज रेडियोग्राम. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, दिस इज अप टू 22, दिस इज एक्स क्रोमोसोम, दिस इज वाई क्रोमोसोम. तो ये सब हमें कैसे पता चला था? ये सब जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंडर स्टडीज हुई थी, बहुत सारे लोगों से वॉलंटियरली जो है वो सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे और उन सैंपल्स को फिर डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू सीक्वेंसिंग की गई थी डीएनए की. और फिर सीक्वेंसिंग करने के बाद हमने हर क्रोमोसोम को इस तरीके से स्टडी किया गया था. दिस इज जस्ट टू शो यू, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 और इसमें सबसे ज्यादा जीन्स होते हैं. यहाँ देखिए, यहाँ आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि इस क्रोमोसोम से रिलेटेड जो डिजीज है या जो पर्टिकुलर जीन है वो यहाँ मेंशन किए गए हैं. और इसको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन इस तरीके से किया जाता है कि जैसे हमें पता है कि दिस इज द शॉर्ट आर्म, राइट, ऑफ द क्रोमोसोम, दिस इज द लॉन्ग आर्म. अभी इस डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, जस्ट आपको शो करने के लिए कि किस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत से हमें क्या रिजल्ट मिले थे. तो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ दैट क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4. अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है और हर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल जो है वो पूरे 46 क्रोमोसोम है. यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियास की और अगर बात करूं मैं आपसे बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास की, तो दोनों में ही 46 क्रोमोसोम है.
लेकिन बीटा सेल जो है वो आपके इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये डिफरेंस कैसे आता है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब सब कुछ सेम है then how one cell is different from the other cell, because different cells synthesizes different sets of protein। मतलब 46 क्रोमोसोम्स में अल्फा सेल के अंदर कौन सा क्रोमोसोम का कौन सा जीन एक्टिव होगा और उससे फिर ग्लूकागॉन बनेगा, दिस इज ऑलरेडी प्रोग्राम्ड। और ये जितनी भी चीजें होती हैं दिस इज ऑन बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स दैट आर टर्न्ड ऑन, यानी कि कौन सा जीन यहाँ एक्सप्रेस हुआ जो यहाँ नहीं हुआ। तो दैट इज ऑल अंडर द इंफॉर्मेशन encoded in the DNA. And most importantly, there are two factors: location of the cell and functions of the cell, which also somehow comes under the DNA expression, that is gene expression. अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि हम कहाँ से चले थे और हम कहाँ पहुंचते जा रहे हैं। So this is very important concept of genetics कि भाई जेनेटिक्स में आपने जब ये बात की कि हेरिडिटी की बात की, फिर वेरिएशन आया, मतलब वेरिएशन हेरिडिटी, ठीक है बेटा, और उसके बाद अब आप कह रहे हो कि सेल्स सब ऑल आर सेम बट सेम इन कैरिंग द जेनेटिक मटेरियल, मगर कौन से सेल में क्या एक्सप्रेस होगा, दिस जीन एक्सप्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से द वन सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेल। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, मगर वो 46 के 46 क्रोमोसोम्स एक्सप्रेस अपने आप को, यानी वो क्या बनाने वाले हैं, कौन सा हार्मोन या प्रोड्यूस करने वाले, वो सब एक्सप्रेस नहीं होते। नॉट ऑल आर एक्सप्रेस्ड। कौन सा कहाँ एक्सप्रेस होगा ये आपके सेल के फंक्शन और लोकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्योंकि डीएनए जब हम कह रहे हैं तो डीएनए का वो पार्ट, अभी तक देखो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम डीएनए जब बहुत सारा एक साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाता है, इट्स अ सिंगल थ्रेड ना, सिंगल थ्रेड विच इज अरेंज्ड एंड विच फॉर्म्स ए क्रोमोसोम। अब ये जब हम इसको अनवोवन करते हैं तो इट्स लाइक अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो एक दूसरे इंटरवोवन है। तो ये जब आप ओपन करते हो तो ये यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने ब्यूटीफुली ये पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ये 4 अक्षर का पूरा खेल है। ओके, सो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको समोसा बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए तो आप बहुत इजीली बना दोगे। मैम क्या आप जेनेटिक्स पढ़ाते टाइम समोसे की बात कर रहे हो? So when you make samosas, you need potatoes, you need maida, right? And you need oil, you need spices, and you need gas, fire. बिना फ्यूल के तो कुछ हो नहीं सकता। सिमिलरली डीएनए बनाने के लिए आपको चाहिए नाइट्रोजन। छोटा है और जिसकी स्पेलिंग छोटी है उसका स्ट्रक्चर बड़ा है। ओके, इसका आपको स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी स्पेलिंग बहुत बड़ी है तो इसका स्ट्रक्चर आपको छोटा मिलेगा। इस डिटेल में हम बाद में जाएंगे। सो एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन यानी नाइट्रोजनस बेसिस, देन वी नीड अ पेंटोज शुगर, देन वी नीड अ फॉस्फेट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब चीजें जब हम एक साथ डाल देते हैं तो हम डीएनए बना देते हैं। अब डीएनए को जानने के बाद जीनोम प्रोजेक्ट के बाद क्या हुआ, और भी सारी खिड़कियां खुल गई। अब साइंटिस्ट दे वर वेरी मच एक्साइटेड एंड दे वांटेड कि हम अब कंपेयर करें अपने डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, ताकि ये पता चल सके कि कहीं ना कहीं
हमारा सबका जो है एक, क्या कोई एक कॉमन एंसेस्टर है? क्योंकि कंपैरिजन करते टाइम उसमें आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी, डिससिमिलैरिटीज मिलेंगी, तो ये इनसे हमें यही पता चलेगा कि क्या हम कभी कोई ऐसा जानवर था या कोई एक ऐसा कॉमन एंसेस्टर था जिससे सभी जीव आए हों, ओरिजिन हुआ हो। फिर हमने डीएनए को और डिटेल में समझा, जीन फंक्शंस को समझा। अब फाइनली हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात करने लगे, और जैसे मैंने कहा कि कंपैरिजन करना सोचा लोगों ने दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, तब हमने सोचा अब आप किससे कंपेयर करेंगे। देन केम द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल ऑर्गेनिजम्स, यानी जिसके साथ जो है ह्यूमंस को कंपेयर किया जा सके या उन पे स्टडीज को किया जा सके। तो इट वाज लाइक इकोलाई, बैक्टीरिया, ईस्ट सैक्रोमाइसिस क्रेवेसिस, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफाइला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई, सी एलिगेंस, ज़ेब्राफिश एंड दिस माउस। एंड इन प्लांट्स जनरली जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो अरेबिडोप्सिस थैलियाना इसके ऊपर किए जाते हैं। तो मॉडल ऑर्गेनिजम्स का कॉन्सेप्ट लाया ही गया था ताकि जेनेटिक्स की जो है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ है उससे आप और डिटेल में अंदर जा सकें। सो इन अ नटशेल अगर आपसे बात की जाए तो जेनेटिक्स जो है उसकी मेनली 3 बातें हैं, 3 सब डिसिप्लिन्स है, ठीक है ना। एक तो जो हमने बात की थी हेरिडिटी की, वेरिएशन की। The first is that branch of genetics that deals with heredity variation, how characters are transmitted from one generation to the other, then how characters are expressed, कैसे characters express हो रहे हैं अगली जनरेशन में, क्या हम उनकी डिजीजेस का पता लगा सकते हैं, परिवार में कोई ऐसी बीमारी रही हो जो वंशानुगत हो, जो जेनेटिकल हो, तो उसका पहले ही पता लगाया जा सके। सेक्स डिटर्मिनेशन स्पेसिफिकली, ये सब हमने जब बात कर रहे हैं तो हम मेंडल के काम की बात करें, क्योंकि मेंडल के ही काम से शुरू हुआ था आपका जेनेटिक्स का अस्तित्व, जो उन्होंने काम किया था जिसमें कंट्रोल्ड पॉलिनेशन किया गया। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप उसमें क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन जो था उसको कंट्रोल कर सकते थे। तभी से ये जो एग्जिस्टेंस शुरू हुआ था हमारी जेनेटिक्स का। एंड दिस ब्रांच पर्टिकुलरली इज क्लासिकल जेनेटिक्स, या हम इसको मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। ओके, सो मेनली डील्स विद क्रोमोसोम हेरिडिटी, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, जीन मैपिंग, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैसे कैरेक्टर्स को इनहेरिट करता है, कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करता है। अब नेक्स्ट जो है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि भाई जेनेटिक मटेरियल जो है दैट इज द थ्रेड ऑफ लाइफ एंड ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। डीएनए और आरएनए, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे रेप्लिकेशन होगा, एक्सप्रेशन कैसे होगा, एक सेल, सेल 1, सेल 2 एक दूसरे से सिमिलर कैसे हैं और एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, जहां पे आप सेलुलर प्रोसेस लाइक रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और आप जीन रेगुलेशन को पढ़ते हैं, और फोकस जो होता है वो आपके जीन के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन पे होता है। तो दिस इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, कुछ मुश्किल नहीं है। और फाइनली जब हमने है ना कंपैरिजन किया जीन्स का, जीन्स की मैपिंग की, मॉडल ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया, तो हम कहीं ना कहीं हम ये जानना चाह रहे थे कि हमारा पास्ट कैसा है, हमारा प्रेजेंट जो है वो ऐसा क्यों है, और हमारे फ्यूचर पे क्या फर्क पड़ सकता है। इट मीन्स हम टाइम के साथ विद जैसे जैसे ग्रेजुअली समय बीत जाएगा या पहले बीता था, तो वो सब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में। यानी कि फाइनली हम आज जो हैं पहले कैसे थे, कैसे बदले हैं हम, कौन कौन से चेंजेस हमारे जीन्स के अंदर आ चुके हैं पहले से। तो दिस इज ऑल अंडर इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तब आपको ये बातें समझ में आ गई कि जेनेटिक्स क्या है,
क्यों आपको जेनेटिक्स को 3 लेवल पे पढ़ना है? क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशनरी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।